चलिए जी, तो लास्ट क्लास आप लोगों ने देख ली होगी गुडविल की। उसमें हमने गुडविल का मीनिंग, गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स, गुडविल क्यों कैलकुलेट की जाती है, तो ये सब हमने कर लिया था और आपने देख भी लिया होगा। और हमने परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट भी कर लिया था। मैंने आपको लास्ट क्लास में सारी बातें बताई थी कि परचेज गुडविल क्या होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, हम गुडविल कैलकुलेट करने की वजह क्या है, कब कैलकुलेट करते हैं हम, ऐसा नहीं डेली बेस पे कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो हमारी अपनी गुडविल होती है, उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे और ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो आप लोग इसको बड़ा अच्छे से समझेंगे जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे बाद में, और इसके नोट्स भी बना लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सर इसमें ना आपको पहले ये पता होना चाहिए कि किसी भी बिजनेस की गुडविल आप ना बिना या आप कोई भी बेस पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब किसी बिजनेस की गुडविल कितनी होगी आपको कैसे पता चलेगा, आपको पता ही नहीं चल सकता। मान लो मैं किसी एक बड़ी कंपनी की बात करूं, रिलायंस कंपनी, उसकी गुडविल कितनी होगी सर, आप ऐसे बिना किसी फार्मूला के या किसी बेस के आप नहीं बता सकते। तो इसीलिए हमारी अकाउंट ने किसी भी की गुडविल कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट को बेस मान लिया कि आप क्या करो, उसके प्रॉफिट देख लो। अगर उसके प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब उसकी गुडविल अच्छी है। अगर भैया कोई बिजनेस कमा रहा है, बहुत ज्यादा कमा रहा है, तो इसका मतलब उसकी गुडविल अच्छी है। तो याद रखना, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, जिसका एक और नाम है वैल्यूड गुडविल, इसके 4 फार्मूले दिए गए हैं। पहले उनका नाम लिख लो। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 3 सुपर प्रॉफिट मेथड, और नंबर 4 कैपिटलाइजेशन मेथड। लो सर, ये 4 फार्मूले होते हैं किसके, गुडविल कैलकुलेट करने के। ठीक है, तो आप इसी के बेस पे गुडविल कैलकुलेट करोगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, नहीं होगी। तो सर आप इस 4 फार्मूलों को समझ जाओ और आपकी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड इसको करेंगे। सर कितने बच्चों को एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना आता है? सर क्वेश्चन तो बताओ कैसे करेंगे। मान लो आपको 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 2020 का, 21 का, 22 का और 23 का, और आपको प्रॉफिट भी दे रखा है। मान लो 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपये, 2 लाख रुपए। तो बताओ एवरेज कैलकुलेट कर दोगे क्या इसका? सर बड़ा आसान है ये तो, लेकिन कुछ बच्चों के लिए आसान नहीं है। तो मैं उन बच्चों के लिए क्लास रख रहा हूं जिनको एवरेज भी निकालना नहीं आता। मेरी यूट्यूब की क्लास हमेशा उन्हीं बच्चों के लिए रहेगी जिनको बेसिक भी नहीं आता। ठीक है जी, तो बताओ 1 लाख प्लस 1 लाख, 2 लाख प्लस 1 लाख, 3 लाख प्लस 2 लाख, 5 लाख रुपए टोटल आ गया। सर आ गया। डिवाइड बाय क्या करो, जितने साल हैं उसको डिवाइड कर दो। तो 5 लाख डिवाइड बाय 4। कोई बच्चा ये समझ रहा है ना सर ये तो बड़ा आसान है, किसी बच्चे के लिए ये भी मुश्किल हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना प्रॉफिट आपको दे रखा है उसको डिवाइड कर दो जितने ईयर आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए किए। तो कितना आया, 1,25,000। ठीक है, ठीक है, 1,25,000। तो ये आपका क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? सर यही तो आपकी गुडविल है। सर ये तो बड़ा आसान है। अगर आपको
एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी हो तो बस आप क्या करोगे, जितने साल का आपको प्रॉफिट दे रखा है उतनी आपकी गुडविल आ जाएगी। मगर सर ये तो एवरेज प्रॉफिट आया है ना, यस सर एवरेज प्रॉफिट आया है, बट यही गुडविल होती है। मगर कुछ क्वेश्चन कहते हैं या कुछ अकाउंटेंट कहते हैं कि सर ये गुडविल नहीं है। आपको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए जितना आपका एवरेज प्रॉफिट आया उसको आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर दिए मिलेंगे, 4 ईयर परचेज, 5 ईयर परचेज। एवरेज तो इसका निकालना है, लेकिन अगर 5 ईयर परचेज वर्ड यूज कर रखा है तो आपको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से या 4 से, जो भी होगा, तो अब तब जाके आपकी गुडविल आएगी। सर समझ में नहीं आया, अभी हम क्वेश्चन करेंगे उससे हम समझेंगे कि भैया ये क्या कहना चाह रहा था। चलिए आप पहले क्या लिख लो, फार्मूला लिख लो इसका, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने ईयर दे रखे हैं, जितने प्रॉफिट है सबका टोटल करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कर देंगे और फिर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फार्मूला आप लिख लेना। एक क्वेश्चन करते हैं उससे समझते हैं, ठीक है। सर आसान क्वेश्चन की मुश्किल क्वेश्चन? आसान क्वेश्चन करेंगे। चलिए ये देखिए, ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज का ही करते हैं। लो सर हल्का सा क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं हम ताकि हमें कंसेप्ट समझ में आ जाए। देखिए भैया, पूरव एंड पूर्वी दो पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। पुरानी रेशो दे रखी है 2:1। दे एडमिट पर, सर ये तो पर को एडमिट कर रहे हैं 1/4। सर ये तो एडमिशन का क्वेश्चन है। नहीं भैया, एडमिशन का क्वेश्चन नहीं है, ये बता रहा है कि पर को आज हम एडमिट कर रहे हैं, उसके लिए गुडविल कैलकुलेट करना है। मैंने गुडविल कैलकुलेट करने की कुछ वजह बताई थी कि किसी का एडमिशन हो रहा हो, कोई रिटायर हो रहा हो, हम अपना बिजनेस सेल कर रहे हो, ये सारी वजह होती है गुडविल कैलकुलेट करने की। तो सर ये लाइन का आपके लिए कोई मीनिंग नहीं है। फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए गुडविल इज टू वैल्यूड एट 4 टाइम द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और 5 ईयर विच एवरेज हाइयर। ठीक है, क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है कि आप क्या करो, पिछले 4 साल का और पिछले 5 साल का एवरेज कैलकुलेट करो और उससे आप क्या करो, जो एवरेज प्रॉफिट आएगा, जो दोनों में से ज्यादा आएगा उसका 4 टाइम आपकी गुडविल होगी, उसके 4 गुना। तो आपका इस क्वेश्चन में क्या काम है? आपका काम बड़ा आसान है। पहले आप प्रॉफिट देख लो, पहले आप पिछले 4 साल का और फिर पिछले 5 साल का 2 बार एवरेज प्रॉफिट निकाल लो और फिर ये देख लो कि किसका ज्यादा एवरेज है, और उसके बाद हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। सर आप तो सिंपल बता कह रहे थे, हाँ उठाना मुझे ये क्वेश्चन चाहिए था, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि गुडविल कैलकुलेट करने का कोई भी बेस दे सकता है ये। तो आपको क्या करना है, चलिए बताइए मुझे कितने, अरे भैया क्या चाह रहे हो, चलिए भैया, हाँ तो हम क्या करेंगे, ईयर लिख लो पहले, ईयर। सर एक बात बताओ मुझे, पिछले 4 साल का एवरेज निकालना है, तो पिछले 4 साल 1 2 3 4 ये होंगे क्या? सर यही तो होंगे। नहीं, यही तो कंफ्यूजन है। एक बात बताओ मुझे, आपको प्रॉफिट दे रखा है 20 21 22 23 24, तो आप किस ईयर में खड़े होंगे? सर आप 2024 में खड़े होंगे। आपके रिसेंट 4 ईयर पता कौन से होंगे? 1 2 3 4। सर क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, आप 20 से मानोगे तो 20 को इंक्लूड करोगे, आपको पीछे से इंक्लूड करके रखना है। तो याद रखना लेटेस्ट कौन से होते हैं? 24 से, 24 23 22 21। तो क्या करेंगे हम, पिछले 4 साल का प्रॉफिट निकालेंगे। सर आप लिख दो एक बार, 2020 21 22 23 24, यही है क्या? 20 21 22 23 24, 5 साल का दे रखा, ठीक है। अब हम लिख देंगे प्रॉफिट। सर जी प्रॉफिट है आपका 14 15 500 10,000, 14 15 500 10,000।
इसके बाद 16,000 और 15,000। लो सर, आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, बट एक बार नहीं, 2 बार। पहली बार आपको निकालना है प्रीवियस 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट, और फिर आपको निकालना है 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट। सर क्यों निकलवा रहे हो ये 2 बार? सर को आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों में से जो ज्यादा होगा ना, हायर होगा, उसका एवरेज आपकी गुडविल होगी। चलिए सर निकाल देते हैं हम। तो पिछले 4 साल 1 2 3 4, इसका एवरेज निकालो। पहले तो क्या करो, इन 4 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 16 और 10 26 और 5 31। लो जी करके देख लेते हैं। आप लोग हाथ से करना, कहीं अपने आप को बर्बाद करने की तैयारी करनी स्टार्ट कर दो, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि कुछ बच्चे सुनने के बाद भी नहीं सुनते। एग्ज़ाम में आपके कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। देखिए जी, 15,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 15,500, अगर इसका एवरेज कैलकुलेट करोगे ना तो आएगा 56,500। बहुत बढ़िया, नहीं टोटल, सॉरी, इसका टोटल करोगे तो 56,500 आएगा। और 5 साल का करोगे जब आएगा 15,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000, ठीक है, प्लस 15,500 प्लस 14,000, तो ये आपका आया 70,500। समझ में आ गया आपको? ठीक है जी, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो अब हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। देखिए 56,500 जो है वो 4 साल का है, तो 56,500 डिवाइड बाय 4, इसका एवरेज आया 1,41,250। और जो 5 साल का है उसको 5 से डिवाइड कर दोगे, डिवाइड बाय 5, 70,500 डिवाइड बाय 5, ये आया 56,500 डिवाइड बाय 4, 14,125, सॉरी 14,125। देखिए 4 साल का एवरेज आया 14,125 और 5 साल का आया 14,100। तो बताओ किसका ज़्यादा है? सर ये ज़्यादा है। अरे नहीं, 5 साल वाला ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादा है। तो आप एवरेज प्रॉफिट किसका लोगे? 4 साल वाला लोगे ना, क्योंकि आपका क्वेश्चन बोल रहा है जो ज़्यादा होगा वही एवरेज प्रॉफिट लेके चलोगे। तो आपका एवरेज प्रॉफिट है 14,125 इंटू, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना आपको 4 टाइम करना है, तब जाके आपकी गुडविल आएगी, इंटू 4। तो 14,125 इंटू 4, ये आपका क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 56,500 आपकी गुडविल आ गई। सर ये देखिए, ये आपका सिंपल सा एक क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, बस 4 साल का एवरेज निकालना, फिर 5 साल का निकालना, जो दोनों में से ज़्यादा हो उसको ले लेना, इंटू 4 करके गुडविल कैलकुलेट कर दो। चलिए सर, लेकिन सर दिक्कत की बात क्या है? दिक्कत की बात यह है कि आपको जो ये प्रॉफिट दिया मिलेगा ना, ये ठीक नहीं दिया मिलेगा, गलत दिया मिलेगा, और आपको इसके प्रॉफिट को ठीक करना पड़ेगा। अगर आप इसके प्रॉफिट को ठीक नहीं करते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम एक और आएगी। क्यों आएगी? क्या आएगी सर? इसमें आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि आपका जो गुडविल आएगी वो गलत आएगी। तो पहले आपको प्रॉफिट को नॉर्मल करना पड़ेगा। सर गलतियां तो बताओ क्या क्या होंगी? बिल्कुल अभी बता रहा हूं मैं आपको। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, उससे समझना। मान लो मेरा 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, ईयर दे रखा है 1 2 3 4, चलो ईयर के नाम लिख देता हूं, कई बच्चे इसको समझ नहीं पाते। 2020, 21, 22, 23। सर किसी बच्चे को लगता है ना इनकी एडजस्टमेंट के बिना या ये प्रॉफिट ठीक किए बिना काम चल जाएगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। सीरियसली क्लास देख लेना, नोट्स बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना, तब जाके आपका गुडविल ठीक होगा। और अगर गुडविल गलत हुआ ना तो अगले 4 चैप्टर खराब कर दोगे अपने। ये बात मैं बड़ा सोच समझ के बोल रहा हूं, ठीक है? सुनिए भाई, मान लो आपको प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये। सर मैं खुद से क्वेश्चन ले रहा हूं,
तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सर अब आपको कुछ गलतियां दे रखी हैं जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। सर नंबर 1 एडजस्टमेंट क्या हो सकती है? अगर इसमें से किसी भी ईयर पे, किसी भी एक ईयर पे, सब पे जरूरी नहीं है, अगर क्वेश्चन में अब नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट हो रखा है, अगर हो रखा है ट्रीटमेंट, अब नॉर्मल लॉस होता क्या है सर? मान लो बिजनेस में आग लग गई। आग लगना डेली का काम है क्या? नहीं सर। चोरी हो गई तो? सर ये भी नहीं है। सर ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम होते हैं। सर किसी एम्प्लॉय ने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया। क्या ले लिया? वॉलेंट्री रिटायरमेंट। सर वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेना भी आपका डेली का काम नहीं है। कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट क्या होता है मैं बता देता हूँ। किसी ने कहा कि मैं तो आज जा रहा हूँ कंपनी से, मुझे मेरा पैसा दे दो, तो वो तो एकदम खर्चा आ गया ना। तो ये सारे अबनॉर्मल लॉस होते हैं। तो अगर किसी ईयर में अबनॉर्मल लॉस आपने इंक्लूड कर रखा है, इंक्लूड करने का मतलब है लॉस को आपने दिखा रखा है, तो आपने उसके ईयर को, प्रॉफिट को कम कर रखा होगा। अब आप क्या करोगे? उसके प्रॉफिट में वापस अबनॉर्मल लॉस को ऐड करोगे। ठीक है सर। सर ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि अबनॉर्मल लॉस की वजह से उस ईयर का प्रॉफिट कम हो रखा होगा, इसलिए आज वापस ऐड करोगे आप। ठीक है सर। करते क्यों हैं? किसी बच्चे को यह समझना हो तो मैं बता देता हूं कि गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको बस जो नॉर्मल प्रॉफिट है वही चाहिए, अब नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए उसमें। अगर कर रखा है तो गलत है। नंबर 2, तो ये लिख लो, किसी भी साल में अब नॉर्मल लॉस हो तो उसको वापस ऐड करोगे। अब नॉर्मल इनकम हो या गेन हो या प्रॉफिट हो। सर इनकम अब नॉर्मल क्या हो सकती है? मान लो आपने किसी पे केस कर रखा है, हो सकता है ना, और आप जीत गए, और उसको आपने बोल रखा है कि अगर मैं केस जीत जाऊंगा तो तुम मुझे 1 करोड़ रुपए देगा। तो ये आपकी अबनॉर्मल इनकम आपको मिल गया। सर हमें देना पड़ गया तो वो अबनॉर्मल लॉस में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अबनॉर्मल इनकम अगर दे रखी है आपके क्वेश्चन में, तो ये आपके लिए एक डेली बेस की इनकम नहीं है, तो इसको वापस माइनस करोगे किसी साल में अगर है तो। सर गेन क्या हो सकता है? अबनॉर्मल इनकम और गेन एक होते हैं? सर नहीं, गेन होता है, 11th क्लास में बताया भी था मैंने, गेन होता है कि अगर कोई फिक्स एसेट्स बेच के आपने कोई प्रॉफिट कमाया हो, सिर्फ फिक्स एसेट बेच के, तो अगर आपको फिक्स एसेट बेची ज्यादा पैसे में, तो यह आपके लिए अबनॉर्मल गेन होगा। अबनॉर्मल प्रॉफिट भी सेम टाइप हो सकता है। ठीक है जी। तो इसको क्या करोगे? माइनस। ठीक है जी। थर्ड, नेक्स्ट। सर 2 हो गए? हो गए सर। अब बात करेंगे नॉर्मल एक्सपेंस। सर ये नॉर्मल और नॉर्मल क्या? नॉर्मल मतलब जो होना ही था और इसको एक्सक्लूड कर रखा है। सर इंक्लूड नहीं, एक्सक्लूड। एक बात बताओ, सैलरी पे करनी थी किसी को, तो वो आपके लिए खर्चा है कि नहीं है? बिल्कुल है खर्चा, और आपने अभी तक अपने प्रॉफिट में से उसको माइनस नहीं किया है, तो ये तो गलत बात है ना आपकी। तो इसको माइनस करोगे। सर इसको निकालना नहीं है? नहीं सर। मान लो अब नॉर्मल एक्सपेंस बोलो इसको यार, खर्चा नहीं, सॉरी ब्रो, सॉरी। अब नॉर्मली एक्सपेंस बोलो इसको। सर मान लो इसको इंक्लूड कर रखा हो तो सर इसका कुछ नहीं करोगे, क्योंकि अब नॉर्मल खर्च पाता हो इसमें इंक्लूड होना ही चाहिए। तो सर याद रखोगे आप, अगर कोई नॉर्मल एक्सपेंस है और उसको एक्सक्लूड कर रखा है तो उसको खर्चे को दिखाओगे आप अपने अकाउंट्स में। ठीक है। नंबर 4, नॉर्मल इनकम। सर ये भी अगर नहीं दिखा रखी, रेगुलर खर्चा आपने सामान बेचा था वो अभी तक दिखाया नहीं, कोई गलती हो गई आपसे कि एक बिल रह गया 10 लाख रुपए का और वो इनकम रेगुलर है, आपके बिजनेस की इनकम है, तो उसको दिखाओगे। तो सर अब नॉर्मल का ट्रीटमेंट कैंसिल करोगे और इसका अगर नहीं दिखा रखा तो दिखाओगे। सर क्वेश्चन कराइए, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल कराएंगे, आपने बोला और मैं ना मानूं, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता सर। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इससे हम समझते हैं। हो सकता है आज की क्लास थोड़ी लंबी चल जाए, बट आपको मजा आएगा साथ के साथ क्वेश्चन करोगे तो, और आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट होने की, मतलब हम एवरेज प्रॉफिट और वेटेड तक तो करेंगे ही करेंगे, और अच्छा से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है जी। चलिए
मधु और विधि दो पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। दे डिसाइड टू एडमिट मनु। मैंने आपको कहा इस चैप्टर में कोई एडमिट हो, रिटायर हो, आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। मनु को आपने 2/5 दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, इस पॉइंट का भी आपके कोई काम नहीं है, मनु को कुछ भी दो आप। हाँ, इस पॉइंट का फर्क है आपको। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। देखो 2 ईयर परचेज, मैंने क्या कहा था, जो ईयर परचेज होते हैं उससे मल्टीप्लाई करोगे आप, और कितने साल का एवरेज लेना है, 3 साल का एवरेज। सर 3 साल कौन से हैं, 24, 23 और 22, 3 साल ये है। कॉपी पेन निकाल लो, देखो नहीं निकाला ना अभी तक, निकालो जल्दी, कॉपी पेन निकाल के लिखो इसको, देखो अभी तक नहीं निकाला है, निकालो जल्दी। चलिए देखते हैं 2024, 23 और 22, 3 साल का प्रॉफिट दे रखा आपको। सर प्रॉफिट ये दे रखे हैं आपको 30,000, 80,000 और 1,10,000। हर पॉइंट को सीरियसली समझना, अपनी बुक में भी क्वेश्चन देखते रहो, अगर बुक नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं मेरे साथ साथ देख रहे हो, मैं जहां पे टिक लगवा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए 2023 में प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। कई बच्चे इसको भी नोट नहीं करते और महान बन जाते हैं। बाकी 2 साल में क्या दे रखा, प्रॉफिट, सिर्फ 2023 में क्या दे रखा, लॉस। ठीक है जी, तो 2023 का लॉस है, इसको यहां पे रख दो। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, रख देते हैं। 2 ईयर परचेज है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, मतलब गलतियां हो रखी हैं। सर गलतियों को बोलते हैं हम एडजस्टमेंट, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको प्रॉफिट और इसको ईयर। एडजस्टमेंट होने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको नॉर्मल प्रॉफिट। कई बच्चे इसको एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल देते हैं, बात बराबर ही है। देखिए 30,000 में क्या दे रखा है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर इसमें इंक्लूड कर रखा है, आफ्टर दे रखा है इसके। सर लॉस ऑफ स्टॉक इसमें इंक्लूड होना चाहिए क्या, सर होना चाहिए। अरे गधो, नहीं होना चाहिए। सर क्यों, क्योंकि ये अबनॉर्मल लॉस है, और अबनॉर्मल लॉस आग लगना डेली का काम नहीं है, और गुडविल सिर्फ उसी को इंक्लूड करती है जो आपका डेली का काम हो। ठीक है, तो सर क्या करें, इसको हटाओ, हटाओ तो माइनस कर दें। सर नहीं, अबनॉर्मल लॉस की वजह से ऑलरेडी प्रॉफिट कम हो रखा आपका, लॉस आपका प्रॉफिट बढ़ाता थोड़ी ना है, घटाता है, तो इसको वापस ऐड करोगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया, प्लस 40,000। चलिए जी सर अगला बताइए मुझे। अगला है सर 30,000, 80,000 जो लॉस है वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन के बाद है। मैंने आपको बताया वॉलेंट्री रिटायरमेंट आपके लिए एकदम से खर्चा आता है। कोई एम्प्लॉय आपके पास आया कि सर मुझे ना छोड़ दो, आप, मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता, आप गंदे लोग हो, तो गंदे लोगों के साथ काम नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लेगा आपसे। तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेना उसके लिए एक अच्छी बात है, लेकिन आपकी कंपनी के लिए बुरी बात है। तो अगर आपको कोई कंपनसेशन देना पड़ गया तो ये आपके प्रॉफिट को डिक्रीज कर रखा है, आपको वापस ऐड करना है 2023 में। कितने, 1,10,000। लो सर, अब नेक्स्ट इंक्लूडिंग गेन ऑन प्रॉफिट 30,000 पे। अरे भैया फिक्स एसेट्स बेच के प्रॉफिट कमा लिया। अब एक बात बताओ, मैं मेरे बिजनेस की सारी एसेट्स बेच के प्रॉफिट कमाता रहूंगा तो धंधा थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो अपनी एसेट्स बेच रहा हूं, तो ये गलत है। तो ये अगर इंक्लूड कर रखा तो इससे आपका प्रॉफिट बढ़ रखा होगा। अब आपको माइनस करना है, किस ईयर में, 2022 में, 30,000 रुपये। लो सर, 3 एडजस्टमेंट थी, तीनों हमने ठीक कर दी। ठीक है जी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। तो सर जल्दी से इसको ठीक कर देते हैं। इसमें ये ऐड करेंगे 70,000। कई महान इंसान, मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, इसको भी नहीं कर पाते। अरे भैया ये माइनस का 80 है, ये प्लस का 1,10,000 है। प्लस का ज़्यादा है कि माइनस वाला ज़्यादा है, माइनस प्लस वाला ज़्यादा है ना, तो प्लस वाले में से माइनस वाला माइनस करो तो आपका आएगा 30,000 पॉजिटिव।
और अगले 10,000 में से 30,000 माइनस करोगे तो ये आएगा 80,000। ठीक है जी। चलिए भैया, तो अब आप क्या करो, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब इनका कोई काम नहीं है आपके लिए, कई बच्चे इनमें भी ढूंढते रहते हैं कुछ ना कुछ, पता नहीं क्या ढूंढते रहते हैं। इसका ट्रीटमेंट होने के बाद आपको इस प्रॉफिट की जरूरत पड़ रही है, तो ये प्रॉफिट आपके काम का है। 70,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000, 1,80,000 रुपये आपका एवरेज टोटल प्रॉफिट आ गया। अब जल्दी से, अच्छा कई बच्चे कहते हैं सर हमें तो फॉर्मेटिंग सिखाओ, इसकी कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना, ये सेम टेबल बनाओ और इसके आगे लिख दो सम ऑफ प्रॉफिट और फिर निकाल दो एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की हेडिंग देनी जरूरी है। 180 डिवाइड बाय 3, 1 2 3 साल है ना, 60,000। सर गुडविल निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। सर गुडविल नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर परचेज दे रखा है, तो आपका कितना आएगा, अरे यार आजा, 60,000 जितना एवरेज प्रॉफिट आया इंटू 2, लो सर गुडविल 1,20,000। सर ये थी आपकी एडजस्टमेंट्स। सर बस इतनी सी एडजस्टमेंट है, 3 ही 4 ही? नहीं सर, इसके अलावा 3 और है। सर वो भी सिखाई दो आज ही। बिल्कुल, अगर बोर हो रहे हो तो बीच में ब्रेक ले लो, बट ये क्लास लंबी चलेगी, ठीक है। तो और लेकिन दिमाग में इन पॉइंट को रखना, तभी जाके क्लास आगे बढ़ाना, ठीक है। चलिए 5वां पॉइंट, एक और एडजस्टमेंट हो सकती है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक आपकी एसेट्स होती है, एसेट्स को जितना ज्यादा दिखाओगे तो आपने मतलब फेक प्रॉफिट ज्यादा दिखा रखा है। फेक प्रॉफिट ज्यादा दिखा रखा मतलब कम था नहीं आपका, रियल में गलत दिखा रखा है, तो इसको माइनस करोगे। और अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का तो प्लस करोगे, क्योंकि कम दिखा रखा ना, इक्वल तो करना पड़ेगा। कम दिखा रखा मतलब प्रॉफिट कम दिखा रखा आपने, तो उसको वापस क्या करोगे, ऐड करोगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको? सर टीचर तो बता देते हैं यहां तक, मैं आपको इससे आगे की एक बात बताता हूं, दिमाग खोल के समझ लेना। एक बात बताओ मुझे, मान लो मैं 3 साल का प्रॉफिट लेके चलूं, 20, 21 और 22। कोई एक साल है, इसमें क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। अरे भैया पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में कन्वर्ट होकर ओपनिंग स्टॉक में आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है सर। तो याद रखना, जो गलती आपने क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, अगर 2021 में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड कर रखा है तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड होगा। सर समझ में नहीं आई बात? अरे समझ में आने वाली बात क्या है इसमें, 2021 का जो क्लोजिंग स्टॉक आपने दिखा रखा है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो जो 21 में गलती कर रखी है वही तो 22 में गलती कर रखी होगी, ठीक है। तो क्या करना, अगर आपको 2 साल का प्रॉफिट दे रखा हो और पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक का जो ट्रीटमेंट ओवर वैल्यूएशन का है, तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक का भी सेम ट्रीटमेंट होगा। तो याद रखना, अगर किसी साल में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन है तो अगले साल में ओपनिंग स्टॉक उल्टा हो जाएगा। देखो इसका उल्टा। और 7th, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। सर समझ में नहीं आई ये बात, आप निकाल तो रहे हो इस बात को? नहीं भैया मैं निकाल नहीं रहा, आप इसको दिमाग से समझना। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक है। अगर पिछले साल में गलती कर रखी है तो अगले साल में भी कर रखी होगी, लेकिन पिछले साल में एज ए क्लोजिंग स्टॉक गलती कर रखी है, अगले साल में एज ए ओपनिंग स्टॉक गलती कर रखी है। तो पिछले साल में एज ए क्लोजिंग स्टॉक ठीक करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा तो ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा। बस इतनी सी बात बता रहा हूं मैं आपको। चलिए सर, ये आपके क्वेश्चन में बहुत कम देखने को मिलेगा क्योंकि इसके क्वेश्चन आपके सिलेबस का पार्ट बहुत कम है, बट आपको दिमाग में रखना ही रखना है, ठीक है जी। तो आपको बस दिमाग में रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूएशन दे रखा है तो आप माइनस करोगे। जी, एक पॉइंट और करा देता हूं बस आज की क्लास में, अगली क्लास में मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा और आप लोग उस क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे, जिससे आपको समझ में आ जाए कि इनको अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है जी।
चलिए अगली एडजस्टमेंट, एट्थ एडजस्टमेंट। एट्थ एडजस्टमेंट समझने के लिए आपको दिमाग में खोल के रखना पड़ेगा पूरी तरह से, ठीक है। मान लो आपने कोई कार खरीदी, तो कार खरीदोगे तो यह आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आनी चाहिए कि बैलेंस शीट में? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अरे नहीं गधो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगी। अगर जो बच्चा सोच रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेगुलर खर्चे आते हैं। कार आपकी एसेट्स है और एसेट्स आपकी कहां पे जाती है? बैलेंस शीट में। सर बताना क्या चाहते हो ये बताओ। हाँ वही बताना चाह रहा हूं। कार खरीदी लेकिन गलती से आपके अकाउंटेंट ने उसको रिपेयर ऑफ कार मान लिया। सर ऐसे कौन मान लेगा? मान लेते हैं कोई कई महान इंसान। तो सर दो गलतियां हुई यहां पे। खरीदी थी कार और उसको रिपेयर मान लिया। तो कार खरीदना बैलेंस शीट में आना चाहिए था। किस में आना चाहिए था? बैलेंस शीट में। बट आपने इसको रिपेयर अज्यूम कर लिया, तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया। तो सर ये मिस्टेक जो होती है ना, इसको बोलते हैं कैपिटल नेचर के एक्सपेंस को रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंस मानना। ओके सर, कैपिटल नेचर के एक्सपेंस को रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंस अज्यूम करना, यह आपके लिए आपका फर्स्ट पॉइंट होगा, ठीक है जी। तो ये बताओ कैपिटल नेचर का खर्चा कार को रिपेयर मान लोगे तो आपने खर्चे को रियल में कहां दिखा दिया? रिपेयर मान रखा ना, P&L में दिखा रखा है। तो आपने अपने प्रॉफिट को बढ़ा रखा है, घटा रखा है? सर घटा रखा है, लेकिन रियल में आपको घटाना नहीं चाहिए था क्योंकि रियल में आपने रिपेयर नहीं करवाया था। तो क्या करोगे? अगर आपने कैपिटल नेचर के एक्सपेंस को रिवेन्यू नेचर का मान रखा तो वापस ऐड करोगे, ऐड इन P&L। सर क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि आपने कार को रिपेयर मान के माइनस कर रखा है P&L में से। तो आप ना अपनी आंखें बंद करना और सोचना कि कार खरीदोगे तो कहां पे होना चाहिए था? बैलेंस शीट में। डाल कहां पे रखा है? P&L में। P&L में डालना आपके लिए पॉइंट नहीं है। तो सर अगर आपने P&L में कोई कैपिटल नेचर खर्चे को डाल रखा है तो इसको वापस प्लस कीजिए और उसके डेप्रीसिएशन को माइनस कीजिए। उस खर्चे को प्लस कीजिए बट उसके डेप्रीसिएशन को माइनस कीजिए। क्योंकि जो खर्चा होता है, अगर आप कार खरीदते उसको कार अज्यूम करते तो उस पर डेप्रीसिएशन लगाते कि नहीं लगाते? बिल्कुल लगाते सर। और अगर आपने आज से उसको कार अज्यूम कर लिया तो ये आपके लिए बैलेंस शीट का खर्चा हो गया, तो आप उसको एज डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे। सर समझ में नहीं आया? तो आप मोटा मोटी बस इतना समझ लो कि अगर आपने कोई कार परचेज की है, कोई एसेट्स परचेज की है और उसको रिवेन्यू नेचर का खर्चा अज्यूम कर लिया, तो ये आपका, अगर कार आपकी बैलेंस शीट में जानी चाहिए थी, डाल दिया आपने P&L में। P&L में डालने का मतलब है प्रॉफिट को माइनस करना। तो P&L से निकाल के आप किस में डालोगे? बैलेंस शीट में। तो P&L के को वापस इंक्रीज करोगे, ठीक है जी, और उसके डेप्रीसिएशन को माइनस करोगे। इतना समझ लो बस आप, ठीक है जी। उसके बाद एक और खर्चा है भैया, इसको मैं मिटा ही देता हूं। अगर आपने रिवेन्यू नेचर के, ये आप मन में सोचोगे पहले फिर मुझे बताना, रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंस को कैपिटल नेचर का एक्सपेंस मान लिया। अब बताओ मुझे, रिवेन्यू नेचर का खर्चा किस में आना चाहिए था? किस में आना चाहिए था? P&L में आना चाहिए था, बट P&L में डाला नहीं आपने। आपने किस में डाल दिया? बैलेंस शीट में। सर कोई एग्जांपल बताओ। एग्जांपल, आपने रिपेयर करवाया था बट आपने कार परचेज मान लिया। रिपेयर करवाना कहां पे आना चाहिए था? P&L में माइनस होना चाहिए था ना। सर माइनस क्यों? अरे भैया खर्चे तो माइनस ही होते हैं ना। आपने उसको क्या कर लिया? कार परचेज मान लिया। अब डालना किस में चाहिए था? P&L में। डाल किस में दिया? बैलेंस शीट में। अब जल्दी से बताओ क्या करोगे? बैलेंस शीट से निकाल के वापस P&L में डालोगे। तो आपने प्रॉफिट में से माइनस करोगे कि प्लस करोगे? जो बच्चे सीरियसली समझ रहे हैं उसको समझ में आ गया होगा कि बैलेंस शीट P&L में माइनस करेंगे एज ए एक्सपेंस, और जो डेप्रीसिएशन उस पर लगा रखा है उस डेप्रीसिएशन को क्या करोगे? ऐड। सर ये आपकी सबसे बड़ी एडजस्टमेंट थी, ये आपको समझ में आ गई होगी। तो याद रखना, ये दोनों एडजस्टमेंट जिस बच्चे को समझ में आ गई
उसके लिए ये चैप्टर इतना आसान हो जाएगा। अगली क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, तो अगली क्लास भी आपको सीरियसली देखनी है, तब जाके आपको ये कंसेप्ट पूरा समझ में आएगा। आज हमने सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड और उसकी एडजस्टमेंट की है, जिसको आपको नोट्स बनाने हैं। न्यूमेरिकल अभी ना करो तो भी चल जाएगा, नेक्स्ट क्लास के साथ न्यूमेरिकल करने हैं आपको। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना काफ़ी है।